नमस्कार दोस्तों। और आज 7 मार्च में हम लोग जो है सो करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। 7 मार्च का टोटल करेंट अफेयर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इन करेंट अफेयर्स के लेके आप लोगों के सामने आर एस शर्मा प्रेजेंट है लक्ष्य एकेडमी के साथ। एजुकेशन फॉर ऑल बाय लक्ष्य एकेडमी प्रोवाइडेड दिस सेक्शन। ओके, तो जब भी पढ़ना हो लक्ष्य एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर पढ़ते रहे। चाहे तो कोर्स लीजिए, चाहे तो फ्री का पढ़ाई कीजिए, दोनों आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ओके, सो नाउ क्लियर करते हैं और हम लोग चालू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहा जनहित याचिका। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनहित याचिका। तो देखिएगा, जैसा नाम है वैसा काम होगा। तो है क्या ये? एक तरीके का याचिका है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, जिसके अनुसार 32 के अनुसार हम लोग सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अनुसार हम लोग हाई कोर्ट में डायरेक्ट PIL दायर कर सकते हैं। अब जनहित याचिका, जन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो किसी भी खास समूह वर्ग को किसी चीज से दिक्कत है, परेशानी है, तो इसके खिलाफ जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, PIL दायर सिर्फ और सिर्फ 32 और 226 के तहत ही होता है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है। इसके लिए लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, ये सारे कोर्ट में PIL दायर नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात याद रखिएगा, जनहित याचिका एक पीपल के लिए नहीं, किसी व्यक्ति ग्रुप के लिए है, किसी ग्रुप विशेष के लिए, एक समुदाय के लिए, ठीक है, एक कम्युनिटी के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए जनहित याचिका होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस हाल का क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर नई PIL दायर हुआ है। तो दिल्ली का जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन का वहां समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पहले दिल्ली में था, अब छोड़ के आ गया हूं कि कहीं 50 वर्ष से पहले ही कैंसर उनसर ना हो जाए। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण जो है इतना घातक वहां पर हो जाता है कि सांस लेने में भी आपको परेशानी महसूस होगा। इसके खिलाफ जो है जनता ने क्या PIL दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर सी बात है। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ केस। तो MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MC मेहता बनाम भारत सरकार 1986 में एक केस हुआ था, जिसमें इसका फर्स्ट केस PIL से संबंधित था। आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या कहता है। अब नेक्स्ट कहता है कि यह प्रक्रिया 1979 में पहली बार भारत में शुरू हुई थी। तो PIL भारत में कब आया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1979 में। PIL भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1979 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1979 में PN भगवती कमेटी के सिफारिश पर PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखना है 1979 में PN भगवती, ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है ना। तो PN भगवती के सिफारिश पर PIL लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इसका केस जो है MC मेहता बनाम भारत सरकार। पहला बड़ा मामला था जो किससे संबंधित था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए PIL दायर किया गया था, MC मेहता बनाम भारत सरकार। उसी के तहत विशाखा गाइडलाइंस, तो विशाखा बनाम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार और विशाखा के बीच में जो केस चला था वो 1997 में चला था। और ये किसके लिए लाया था? तो महिलाओं की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए? कार्यस्थल पर सुरक्षा होनी चाहिए। अब सुरक्षा किससे होनी चाहिए? तो महिलाओं के साथ ज्यादातर एक ही केस चलता है जी, उनको छेड़ दिया जाता है, यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो उसी से सुरक्षा की बात किया गया है। ठीक है, तो
यहां से मेन पॉइंट, एक 1979 में सबसे पहली बार PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था, दूसरा PN भगवती की सिफारिश पे, और तीसरा जो दो केस है MC मेहता और विशाखा केस। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप लोग ज्यादा याद रखिएगा, ये जो है VVI है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 में केस हुआ था। ये केस बेसिकली ये PIL जो दायर किया गया था वो महिलाओं को यौन सुरक्षा प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में, कहां पर, कार्य स्थल में, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहता है। तो PIL दायर करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए PIL को दायर करने के लिए मिनिमम कम से कम 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने व्यक्तियों का लिस्ट में रहना चाहिए नाम, 3 व्यक्तियों का लिस्टिंग नेम रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर टू फाइल PIL दायर करने की विधियों के बारे में बात किया हुआ है। ये पेपर का कटिंग है, ठीक है। तो देखिए हाईकोर्ट में, सबसे पहले हाईकोर्ट में 2 पिटीशन फाइल करना रहता है। तो इन हाई कोर्ट 2 कॉपीज ऑफ पिटीशन हैज टू बी फाइल, एक कॉपी ओरिजिनल जो रहता है जो हाई कोर्ट को, और दूसरा कॉपी पिटीशन दायर करता खुद रखता है। दूसरी देखिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का कितनी कॉपी रहनी चाहिए, 5 कॉपी रहनी चाहिए, ठीक है। अब PIL दायर करने का प्रेजेंट फीस जो है सो 50 रुपया है। अगर एक पार्टी है तो 50 रुपया, 2 पार्टी हुआ तो 100 रुपया, 3 पार्टी हुआ तो 150 रुपया। इस तरीके से PIL पर पार्टी कितना लेता है, 50 रुपया लेता है, ठीक है। अब देखिए बाकी प्रोसीजर सेम है, जैसे कोर्ट में केस किया जाता है सिमिलरली उसी तरीके से PIL भी दायर किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 क्या है बताइए, मौलिक अधिकारों के हनन पर डायरेक्ट आप कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के हनन तो सुप्रीम कोर्ट में किया अपील आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत कहां पे हम लोग अपील कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब PIL जो मुद्दा है वो बेसिकली कैसे मुद्दों को कवर करता है, तो ज्यादातर जो मुद्दे हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों को कवर करता है। फंडामेंटल राइट से संबंधित मुद्दों को PIL कवर करता है, और फंडामेंटल राइट के अंदर भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उससे संबंधित PIL कवर होता है, वो है आपका आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। तो जिंदा रहने के लिए सनम आर्टिकल 21 जरूरी है। क्लियर सी बात है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट हमारा क्या सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए PIL, नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर बम, ओके, नहीं ओके, हाँ, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, ठीक है। तो क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब होता है बारूद, ठीक है ना। तो क्लस्टर का मतलब होता है सारे चीज एक साथ में, जैसे बहुत सारे चीज को मिलाकर, तो दैट इज क्लस्टर। जैसे 20-30 लड़के एक जगह पर है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ बॉयज बोलते हैं। तो उसी प्रकार से म्यूनिशन मतलब बारूद, बारूद से क्या बनेगा, बम बनेगा, गोला बनेगा, गोलियां बनेंगी, ठीक है। बंदूकों की खाने वाली पैरासीटामोल गोली नहीं, बंदूकों की गोलियां बनेगी। क्लियर सी बात है। अब इन बहुत सारे छोटे छोटे बमों को मिला के जो नया बम बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर बम। क्लियर सी बात है। और ये जो बम है रसिया यूक्रेन युद्ध में धड़ल्ले से उपयोग में लाया जा रहा है। ये बम
रसिया यूक्रेन युद्ध में धड़ल्ले से उपयोग में लाया जा रहा है। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन क्या है। तो देखिए ये करेंट न्यूज में इसलिए है कि लिथुआनिया नाम का एक देश है जो कि 7 मार्च 2025 को कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन से बाहर हो गया है। क्लियर है, तो इस संधि से बाहर हो गया है। तो याद रखिएगा लिथुआनिया क्लस्टर म्यूनिशन की कन्वेंशन से बाहर हो गया है, ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है। दूसरी बात कहता है कि चलिए अब क्लस्टर की बात आ रही है तो सबसे पहला बात है क्लस्टर बम क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखना है क्लस्टर म्यूनिशन एक प्रकार का हथियार होता है जो हजारों छोटे विस्फोटक को छोड़ता है। यह बम एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है जिससे नागरिकों को गंभीर नुकसान हो सकता है। कई बार इन छोटे बमों का विस्फोट तुरंत नहीं होता जिससे युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोग मारे जाते हैं और लोगों के अंदर खतरा का डर रहता है। क्लियर है, तो क्लस्टर बम देखिए ये जैसे छोटे छोटे दिवाली आ रहा है, होली आ रहा है, ठीक है, तो दिवाली होली में छोटे छोटे बम हमने एक साथ आपने किया होगा घर में कभी ऐसा कांड। ये देखिए ये छोटे छोटे बम को हम एक साथ जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया सब छोटे छोटे बम को और इन तीनों बम को एक साथ जलाते हैं, एक साथ जलाकर फोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा धमाका करता है। ठीक है, तो यहाँ 2-3 बम ही जोड़ते हैं, जबकि भारी स्तर पर अगर युद्ध करना रहता है तो वहां पे हजारों से भी ऊपर बम एक साथ रख देते हैं और वो कहलाता है आपका क्लस्टर बम। याद रखना है रसिया यूक्रेन वार में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। अगला देखते हैं कि क्लस्टर की संधि म्यूनिशन क्या है, तो उसमें हम लोग तो क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में हम लोग यहां देखते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन कन्वेंशन क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब अंतरराष्ट्रीय संधि है तो किससे संबंधित है? क्लस्टर बम से संबंधित है। क्लियर सी बात है। अब होगा क्या, जब संधि हुआ है तो बम खतरनाक चीज है भाई, तो इसका उपयोग पर रोक के लिए ये संधि हुआ है। तो देखिए जो क्लस्टर बमों के उत्पादन, भंडारण, उपयोग और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो यही है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। ठीक है, ये हुआ कब था? 30 मई 2008 को डबलिन, आयरलैंड का शहर है डबलिन, वहां पर ये संधि हुआ था। इसे लागू किया गया है 2010 में। कब लागू किया है? 2010 में। क्लियर है। स्टार्टिंग में इसमें कितने देश थे? 123 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। तो ये VVI पॉइंट हो जाता है क्लस्टर के माध्यम से। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि भारत और चीन कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, क्लस्टर बमों के संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत, चीन। ठीक है, पाकिस्तान को तो ऐसे भी क्वेश्चन में पूछते ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है, तो इसको पूछते ही नहीं है। ठीक है ना, तो जितना पूछा जाता है उतनों के ही बारे में आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि 2008 में ये संधि साइन हुआ था। ठीक है, 2010 में ये संधि लागू हुआ है, तो इम्प्लीमेंट किया गया, लागू हुआ 2010 में। क्लियर सी बात है। 2025 में लिथुआनिया इससे बाहर आ गया है। ठीक है, अब 2010 में क्या हुआ कि इम्प्लीमेंट हुआ तो कितने देश इसके मेंबर थे? 123 देश मेंबर थे। अब उसके बाद अभी तक भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया,
रसिया, ये सारे देश कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के हिस्सेदार नहीं है। मतलब ये बम मार सकते हैं, खुलेआम मार सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा मत उछलना, ठीक है। क्लस्टर बम कभी भी मारा जा सकता है। क्लियर सी बात है। तो ये अब देख लेते हैं इसका थोड़ा न्यू सेक्शन कि क्लस्टर बम के वर्किंग जो रहता है, इतना तो हमने देख लिया, लेकिन ये होता कैसा है। तो देखिए इस फिगर में आप लोग आराम से देख सकते हैं क्लस्टर बम को, ठीक है। तो देखिए एक कंटेनर टाइप का जो मिसाइल रहता है, उसमें हजारों बमों को एक साथ भर दिया जाता है। ये देखिए टोरपीडो है, देखने में टोरपीडो जैसा लग रहा है, बट मिसाइल इसे कहे हम, मिसाइल है ये मिसाइल जो है ओपनिंग व्यू रहता है, ये दोनों साइड इसका ओपन हो गया। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है अंदर का, इसमें बम को सजा दिया जाता है चारों तरफ से, ठीक है। इसमें बम को सजा दिया गया, उसके बाद इसे पैक कर दिया गया। ड्यूरिंग द फ्लाइट एट द टारगेट, जहां पे इसे गिराना होगा उस एरिया में ले जाने पर स्विच ऑन जैसे ही होता है, तो ये दोनों ढक्कन जिससे कसा हुआ था, दोनों ढक्कन क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। बाहर होने पर जब जेट इसका प्रोपेल करेगा, इसे के अंदर प्रेशर बढ़ाएगा, तो ये बम फिर उड़ ही रहा है और बम इससे अलग होकर सीधे जमीन पर गिरने लगते हैं। और हजारों की संख्या में इसमें बम है, तो छोटे छोटे बम हर जगह गिरने लगते हैं और पूरे शहर में, एरिया में तबाही मचा देंगे। तो ये देख लीजिए, यही है आपका क्लस्टर बम। क्लियर है इतनी बात? यही है आपका क्लस्टर बम। पहला स्टेप में देखने में सीधा मिसाइल जैसा, दूसरा स्टेप में मिसाइल का ढक्कन खुला, बम भर गया, तीसरा स्टेप में ढक्कन खुल के बाहर क्योंकि टारगेटेड एरिया पर जा रहा है। अब ये बम क्या हो गए, फ्री हो गए, अब रोम करेंगे। अब मिसाइल आगे की ओर जा रहा है ट्रेजेक्टरी पर और ये रोम करते जा रहा है और बम छींटते जा रहा है। क्लियर है? तो जिस तरीके से पानी के छिड़काव को स्प्रिंकलिंग बोलते हैं ना, बमों के छिड़काव को क्लस्टर बम बोल देंगे। क्लियर सी बात है? ठीक है। तो ये याद रखना है, रूस यूक्रेन में इन बमों का भयंकर स्तर पर, रूस यूक्रेन युद्ध में इन बमों का भयंकर स्तर पर उपयोग किया गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब आगे देखते हैं। तो क्लस्टर बम के बाद हमारा आ गया गोल्डन डोम। गोल्डन डोम या इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि गोल्डन डोम हमारा क्या है। तो गोल्डन डोम को डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। गोल्डन डोम को क्या कहा जाता है? डोम ऑफ द रॉक, या यरूशलेम में है। यरूशलेम की राजधानी है सेकेट। कहां है राजधानी? सेकेट। ठीक है, तो यह कहां पर है? जेरूसलाम। अब जैसे ही नाम आया जेरूसलाम, तो जेरूसलाम जो है विवादित एरिया है। विवादित एरिया है, किसके किसके बीच विवाद है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इसका विवाद है। इजराइल और फिलिस्तीन। आपको पता होगा कि जेरूसलाम अभी इजराइल के कब्जे में एक तरीके से है, और जो है जेरूसलाम को इजराइल ने राजधानी शायद घोषित करके वहां कुछ एम्बेसियों को भी जगह दे दी है, तो एम्बेसी बना दिया है। ठीक है ना? तो जेरूसलाम के बारे में नक्शे में भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। आगे देखते हैं कि यह जो गोल्डन डोम है ना, एक तरीके का मस्जिद टाइप का बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वो जो है धार्मिक स्थल है। गोल्डन डोम क्या है? धार्मिक स्थल है। अब धार्मिक स्थल है ना, तो ध्यान रखिएगा, वो यहूदियों के लिए, यहूदी जो इजराइल के मेनली नागरिक है, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी पवित्र स्थल है। मतलब वो एक ऐसा कंजक्शन पॉइंट है जहां पे तीनों धर्मों के भगवान बैठे हुए हैं और तीनों धर्मों के जनता आते हैं और अपना अपना ताकत दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए हाल ही में जेरूसलाम में सुरक्षा कड़ी की गई है। ठीक है, अब देखिए याद रखना है 691 ईस्वी में निर्मित यह गुंबद सोने का बना हुआ है।
तो सोने के बना होने के कारण भी इस पे कुछ ज्यादा ही लड़ाई चलता है। ठीक है, आर्थिक महत्व इसका बढ़ जाता है। और धार्मिक स्थल है तो महत्व धर्म के दृष्टि से भी इसका काफी ज्यादा है। ठीक है, तो धर्मों के टकराव हो जाने के कारण जो गोल्डन डोम है वो ज्यादातर न्यूज में रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के लोग कौन से धर्म के? मुस्लिम धर्म के। इजराइल के लोग कौन से धर्म के? यहूदी धर्म के। दोनों को पूजा एक ही जगह करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार होगा ही होगा। ऐसा कंडीशन जब उभरेगा तो मार होगा ही होगा। तो ये जो है सो व्हाट टाइप ऑफ दिस प्लेस, ये लड़ाई का स्थान है। इसी जगह से लड़ाई लगती है। आगे देखते हैं हम लोग। बांगुस वैली आज न्यूज में है तो ध्यान रखना है। बांगुस वैली, बांगुस घाटी। मुझे थोड़ा पढ़ने नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन माफ भी क्या कीजिएगा, आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, तो याद रखना है बांगुस घाटी, बांगुस ही है ना, बांगुस घाटी। बांगुस घाटी जो है जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के साइड वाले एरिया से टच करता है। अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे। तो याद रखना है यह कुपवाड़ा जिले में स्थित सुंदर घाटी है। सरकारी से इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित कर रही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर कस्तूरी मिर्ग, जिससे कस्तूरी नाम का जो चीज मिलता है खाने में, इलायची से भी थोड़ा ज्यादा मीन्स खाने में दूसरे तरीके का वो कस्तूरी का टेस्ट होता है, मसाला में भी उपयोग होता है। तेंदुआ, ब्राउन बियर और हिमालयन मोनाल पाए जाते हैं। अब मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हिमालयन मोनाल क्या है? क्या जानवर है, क्या पक्षी है, क्या फूल है, या हिमालयन मोनाल हिमालय का जड़ी बूटी है? क्लियर सी बात है। तो यहां पर कस्तूरी मिर्ग, तेंदुआ, ब्राउन बियर जिसे भूरा बालू कहते हैं, और हिमालयन मोनाल इस घाटी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। याद रखना है यह लोलाब घाटी और राजबार जंगलों से जुड़ी हुई है। लोलाब घाटी का क्षेत्र ही है बांगुस घाटी। ठीक है, और कौन सा जंगल पड़ता है? राजबार जंगल। यहां से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं मधुमती, काहीमल, जो ये दो नदियां हैं मधुमती और काहीमल। ये दोनों नदियां सिंधु नदी तंत्र के हिस्सा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बांगुस को कश्मीर का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। बांगुस को कश्मीर का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। क्लियर सी बात है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बांगुस वैली। अच्छा दोस्तों, तो हर कोई कहता है जी आप लोगों को, मैं भक्तों कहूंगा। ठीक है, तो ये देखिए भक्तों, ये जो है आपका क्या है? बांगुस वैली। देखिए ये आपका इधर से चलो ये है हमारा प्यारा भारत, बोलिए भारत माता की जय। तो इधर साउथ का पोर्शन हो गया, ये सबसे कोई मतलब नहीं। अब ये जो रहा, ये भी ध्यान रखना है, ये बार बार जो नक्शा में दिखाया जाता है ये हमारा हिस्सा है ही नहीं, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो खैर उसे हम बाद में देखेंगे कि वो पाकिस्तान में। अब यहाँ पर वाली पोर्शन में ध्यान देना है, सबसे ऊपरी पोर्शन में इस साइड में ये देखिए, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन में क्या है आपका? बांगुस वैली है। कौन सा वैली है? बांगुस वैली है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगला हमारा क्या थीम है। तो अगला है डिनिप्रो रिवर। डिनिप्रो रिवर, इसे हिंदी में दानिप्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो डनिप्रो रिवर, डनिप्रो नदी, डनिप्रो नदी। ठीक है, तो डनिप्रो नदी न्यूज में इसलिए है, या देखो यह नदी के बारे में पहले ही बता देता हूं। डनिप्रो जो है सो रसिया में बहती है और रसिया से ही निकलती है। तो रसिया से निकलती है, रसिया में बहती है और बहते हुए
3 और अलग देशों में जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो डनिप्रो रिवर का सबसे पहले हम लोग फ्लो लाइन देख लेते हैं कि इसका फ्लो लाइन क्या है। ठीक है, तो कहां है फ्लो लाइन? ये रहा आपका। तो देखिए ये रहा डनिप्रो रिवर, ये एरिया जो है हमारा इधर का एरिया, इससे इधर वाला पोर्शन जो है ये हो गया आपका रसिया। अब ये रहा उसके बगल में बेलारूस, उसके नीचे रहा यूक्रेन। ठीक है, और इसके नीचे आपका रहा काला सागर, ब्लैक सी। ठीक है, तो देखिएगा ये जो लाइन यहां से जो उद्गमित हुई है, ये वाली जो लाइन है, ये जो रिवर चल रही है, ये रिवर है आपको डनिप्रो रिवर। तो कहां पे गिर रही है रिवर? ब्लैक सी, काला सागर में डनिप्रो रिवर गिरती है। क्लियर सी बात है? तो ये देखिए कितने देशों से पास कर रही है। तो सबसे पहले डनिप्रो पास कर रही है, रसिया से निकली। कहां से निकली? रसिया से। तो रसिया से निकली और इंटर कहां पर हुई? बेलारूस में। कहां पे इंटर हुई? बेलारूस में। फिर देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव से भी ये नदी पास हो रही है। तो ये वैल्यू इसीलिए इस नदी का और बढ़ गया एग्जाम के दृष्टि से कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पास कर रही है। और रसिया यूक्रेन तो हमारा VVI चल ही रहा है टॉपिक। तो रसिया के बाद बेलारूस, बेलारूस से कट करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव से पास होते हुए तो यूक्रेन में भी पास कर रही है। ठीक है, पास करते हुए ये सीधे काला सागर में, ब्लैक सागर, कहां पे? ब्लैक सागर, काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? तो ये नदी कहां पे गिरेगी? काला सागर में गिरती है। कहां से चलती है? तो रूस से चलती है। अब आगे फिर से देखते हैं कि इसकी बात क्या हो रही है। तो डनिप्रो रिवर, तो ध्यान देना है, यहां सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको बस देखना है ध्यान से। तो देखिएगा रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यूक्रेन रूस युद्ध के चलते इस पर बने पुलों को नुकसान हुआ है। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस टाइप की चीजों से नुकसान हुआ होगा। तो अभी तुरंत हमने इसके पहले क्लस्टर बम के बारे में पढ़ा था, तो पुलों पर भी क्लस्टर बम बहुत गिरा दिया गया है, तो पुल बहुत टूट रहे हैं। तो वहां पर मतलब टूट गए हैं, रहे हैं क्या, टूट गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है इसकी लंबाई कितनी है? 2285 किलोमीटर है। और ये कहां पर गिरती है? ब्लैक सी। ब्लैक सी को हिंदी में क्या कहते हैं? काला सागर। ठीक है, तो काला सागर में गिरती है। क्लियर है? नेक्स्ट याद रखिएगा डनिप्रो नदी पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब कहां से निकलता है? तो रूस के स्मोलेंस्क क्षेत्र से निकलती है। कौन सी क्षेत्र से? स्मोलेंस्क क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना है स्मोलेंस्क क्षेत्र से निकलती है। क्लियर है इतनी बात? और यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। निकलती कहां से है? रूस से। और महत्वपूर्ण कहां की मानी जा रही है? यूक्रेन की। ठीक है, याद रखना है कौन कौन शहर इसके मुहाने पे पड़ते हैं? कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, जापोरिजिया, ये बेसिकली जापोरिजिया यहां पर पड़ता है रसिया में। ठीक है, खरसान एरिया के बारे में आप बराबर सुनते हैं। खरसान जैसे महत्वपूर्ण यूक्रेनी शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो कीव शहर हो गया, ये जापोरिया रसिया के बॉर्डर पर है जी। कुछ दिन पहले न्यूज में भी आया था ये शहर आपका। ठीक है, तो कीव, जापोरिजिया और खेरसान जैसे महत्वपूर्ण यूक्रेनी शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो अब ये नदी है, आगे देखते हैं हम लोग कि इस नदी में और क्या है। तो बस इतना ही इस नदी के बारे में। तो डनिप्रो रिवर के बारे में ध्यान रखिएगा। डनिप्रो रिवर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहती है। ये पूर्वी यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, क्लियर सी बात। और इसके मुहाने पर कीव शहर बसता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डनिप्रो के बाद हमारा कौन सा चीज इसमें डिस्कशन करने लायक है। तो आगे है MPEA
देखिए एक प्रकार का एलिमेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोग बृहद स्तर पर तो नहीं लेकिन एग्जाम स्तर से पढ़ाई करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। मल्टी नाम याद ध्यान दीजिएगा, मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। ठीक है, मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय MPEA। क्या है? MPEA। एक अलॉय का किसको कहते हैं? अलॉय का मतलब होता है, अलॉय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के अगर एक नया धातु बनाया जा रहा है तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? अलॉय कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसे अलॉय बनाया जाएगा। जैसे कांसा, कांसा क्या हुआ आपका? एक तरीके का ये भी क्या है? अलॉय है। पीतल, पीतल क्या है आपका? अलॉय है। क्लियर सी बात है? तो ये सब भी देखने में मेटल जैसे लगते हैं बट ओरिजिनल मेटल नहीं है। इनमें मेटल की अलग अलग परसेंटेज को मिला के इन्हें न्यू मेटल का और न्यू प्रॉपर्टी इन्हें प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो मरकरी का अलॉय होता है मेरे ख्याल से अमालगम। ओके, तो देखिएगा ये नया एलिमेंट खोजा गया है, मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। ओके, इसके बारे में VBI है ये टॉपिक, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ देगा आपसे। ठीक है ना? तो 2025 में वैज्ञानिकों ने नई हाइब्रिड मिश्र धातु, किस तरीके के धातु है? मिश्र धातु। मिश्र का मतलब मिश्रण करके, किसका मिश्रण करके? धातुओं का मिश्रण करके एक नया धातु विकसित किया गया है जिसका नाम है मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय। नेक्स्ट देखिएगा, एरोस्पेस और परमाणु रिएक्टर में इसका बृहद स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहता है। MPEA एक नई पीढ़ी की धातु मिश्रण तकनीक है जिसमें कई प्रमुख तत्वों को मिलाकर एक मजबूत और लचीला, ध्यान दीजिएगा इसका दो मेन गुण है। क्या है? कि ये मजबूत होगा और दूसरा इसका जो गुण है ये लचीला होगा। ठीक है, लचीला धातु बनाई जाती है। पारंपरिक मिश्र धातुओं में मुख्य रूप से एक तत्व जैसे स्टील में आयरन का मिला देना होता था, लेकिन MPEA में 5 या अधिक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं। तो ये आपको VBI पॉइंट हो गया, इसको याद रखना है। MPEA में 5 या उससे अधिक तत्व बराबर मात्रा में होंगे। आगे देखिएगा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहला भाई मजबूत बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी नॉट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होगा। मेल्टिंग का मतलब हिमांक इसका बहुत ज्यादा होगा। और आगे देखिए जंग प्रतिरोधक है, मतलब जैसे लोहे में जंग लग जाता है इसमें नहीं लगेगा। कांसा को भी हमारे सभ्यताओं ने इसीलिए डेवलप किया था कि वो किससे बचे? क्षरण से बचे, मतलब जंग से बचे। क्लियर सी बात है इतनी? ठीक है, तो MP मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट अलॉय जो है बेसिकली नया डेवलप किया गया है। 5 या उससे अधिक धातुओं को मिला के डेवलप किया गया है। सभी धातुओं का रेशियो क्या है? बराबर है। मुख्य प्रॉपर्टी क्या है? या ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा लचीला भी होगा। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है, एक बार आप देख लीजिएगा कि MPEA और स्टील में ज्यादा लचीला कौन होता है? आपको कमेंट में जवाब देना है कि MPEA और स्टील में ज्यादा लचीला कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MPE के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यह जो MPE विकास से बनाया गया है, ठीक है ना, ये भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने MPE एक विकसित किया है जिसका जो -200 डिग्री से सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक अस्थिर रहता है।
1000 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझ रहे हो, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट जस्ट 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो -200 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है। आयरन का 1200 डिग्री जो मैंने बताया है ना, वो बहुत ज्यादा है, 1600 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है उसकी। ठीक है, तो ये देखिए कितना से -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है, जिससे यह चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की सतह पर क्या रहेगा, चंद्रमा की सतह पे ठंड ज्यादा रहेगा, तो ठंड तो माइनस में टेम्परेचर गिरा तो -200 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, क्रैंकिंग नहीं आ सकता है, उसमें सिकुड़न बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंशन के केस में देखते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस कभी चंद्रमा की जगह हम कहीं और जा रहे हैं, सूर्य मिशन पर भी जा रहे हैं, और भी जगह पर जा रहे हैं, या चंद्रमा के किसी हिस्से में तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में भी हम इसे भेज सकते हैं, क्योंकि इस ए मेटल का चीज का तापमान कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान झेलने की ताकत है। क्लियर सी बात है, तो वहां भी ये चीजें आपका उपयोगी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो अगला जो है सो प्लेसेस न्यूज के बारे में है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या नया जगह आ रखा है आज के न्यूज के दृष्टि से। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो देखिए मार्केट में क्या क्या नया जगह आ चुका है उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप। तो फॉकलैंड द्वीप देखिएगा, फॉकलैंड द्वीप आपका जो है सो दक्षिण अमेरिका के नीचे वाली पोर्शन पर पड़ता है। मैं दिखा दूंगा इसे आपको मैप में। तो दक्षिण अमेरिका के नीचे कौन सी साइड है? इस साइड में तो दक्षिण अटलांटिक महासागर पड़ता है। तो देखिए यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश कब्जे का क्षेत्र है। जैसे भारत भी कभी ब्रिटिश कब्जे का क्षेत्र रहा था, ये अभी भी ब्रिटिश कब्जे के क्षेत्र में इसको गिना जा रहा है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटिश क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, अब हुआ क्या कि 7 मार्च 2025 को यहाँ नया तेल भंडार की खोज हुई है। सॉरी, फॉकलैंड आइसलैंड जो है ना, फॉकलैंड आइसलैंड ये लड़ाई का अड्डा बन चुका है। किसके किसके बीच में लड़ाई? एक ब्रिटेन और दूसरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहता है भाई कि ये जो आइलैंड है वो मेरा है, अब ब्रिटेन कहता है ये मेरा है। हुआ क्या था, बहुत साल पहले ब्रिटेन और अर्जेंटीना में लड़ाई हुई थी इसी आइलैंड को लेके, जिसमें अर्जेंटीना ये एरिया जो फॉकलैंड आइलैंड है इसको जीत लिया था ब्रिटेन से। ठीक है ना, बट 10 दिन के अंदर अंग्रेजों ने फिर से हमला करके इसको अपने कब्जे में ले लिया और तब से अभी तक इसे कब्जे में रखा है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में लड़ाई चलते रहती है। अब लड़ाई होने का मेन कारण क्या है? बंजर जमीन रहे तो लड़ाई बहुत कम होता। यहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार है, तेल मिलता है, गैस मिलता है, तो इसके कारण दोनों देश लड़ते रहता है। वो कहता है आप तू आ, तो वो कहता है आजा तू भी आ, और दोनों टकरा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो देखते हैं कि 7 मार्च 2025 को यहाँ नए तेल भंडार की खोज हुई। 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था इसी आइलैंड को लेकर। ठीक है, अब ध्यान में देना है कि इसके बाद जो है सो 10 दिन के युद्ध के बाद 10 दिन के अंदर ब्रिटेन ने इस पे दोबारा ही अर्जेंटीना से इसे छीन लिया था फॉकलैंड आइलैंड को, और तब से इस पे अपना कब्जा जमाता है। तो एक है किसका पोसेशन में? ब्रिटिशर्स के पोसेशन में, ब्रिटिश पोसेशन में ये आइलैंड पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि ये आइलैंड जो है मुख्य द्वीप 2 ही हैं। तो इसमें 2 मुख्य द्वीप हैं, पहला ईस्ट फॉकलैंड और दूसरा वेस्ट फॉकलैंड, और 770 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। क्लियर सी बात है, इसमें 2 मुख्य द्वीप ईस्ट और वेस्ट वाले फॉकलैंड और बाकी 770 छोटे द्वीप हैं। आगे देखते हैं कि क्या कहता है। तो अगला जो बात है फॉकलैंड आइलैंड का, हम लोग मैप देखेंगे। तो देखिए मैंने बोला था
आपको कि ये देखिए साउथ अमेरिका हो गया, ये क्या है आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है पूरा, ठीक है। ये रहा आपका चिली और ये रहा आपका यहां तक अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये एरिया यहीं तक रहा, चिली पूरा नीचे तक जाता है, ठीक है ना। तो चिली पनीर खाइए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये अर्जेंटीना, अब इसके जस्ट पैरेलल लाइन में यहां पर ये जो आपको अटलांटिक में जो ये छोटा छोटा आइलैंड दिख रहा है, यही जो है आपका फॉकलैंड आइलैंड है। इसे बड़ा करके यहां दिखाया गया है। ये आइलैंड देखिए बीच से वाटर डिवाइडेड हो चुका है, ठीक है। तो इधर वाले को ईस्ट फॉकलैंड कहते हैं और इधर वाले को वेस्ट फॉकलैंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फॉकलैंड की राजधानी स्टेनले भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये राजधानी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, एक तरीके का हाई शहर है, ठीक है ना। स्टेनले अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। ये हुआ आपका फॉकलैंड आइलैंड। तो यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया, इसको भी जगह वही वाली बात कि बिहार में दो लोगों का घर बीच में सरकारी जमीन पड़ गई और एक पड़ोसी इधर और एक पड़ोसी इधर। अब एक छोटी सी जमीन के लिए दोनों पड़ोसी लड़ेंगे, तो सिर्फ बिहार में नहीं पूरा दुनिया का यही हाल है। जगह जमीन में कोई चीज प्रॉफिटेबल दिखता है वो मारकाट करने को उतारू हो जाते हैं मूर्ख लोग, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं हम लोग। तो फॉकलैंड आइलैंड क्लियर है, अटलांटिक ओशियन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉकलैंड आइलैंड किसका पोसेशन है? ब्रिटेन का पोसेशन है। लड़ाई किसके किसके बीच चलते रहती है? तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच चलते रहती है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तेल गैस आदि का भंडार है इस आइलैंड में। क्लियर सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला इसमें। आगे चलते हैं। अब एक नया जो है देश हमारा वो है बारबोसा। बारबोसा न्यूज में इसलिए है कि बारबोसा नया नया देश है। क्या है? नया नया देश। तो गाना तो सुने ही होंगे, नया नया चाल है, नया नया ढाल है, लगती कमाल है, ठीक है। तो वो नए नए में जो भी रहते हैं थोड़ा सा न्यूज में आ ही जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये न्यूज में हमारा क्या कर रहा है, ठीक है ना। सो गिव मी अ मिनट। ओके, बारबोसा, बारबाडोस, ये बेसिकली कैरिबियन महाद्वीप में है। तो कैरिबियाई देश है, जैसे वेस्ट इंडीज है ना, तो वेस्ट इंडीज के बगल में ही है बारबाडोस वाला एरिया आपको दिख जाएगा। तो कैरिबियन देश है वेस्ट इंडीज भी, ये भी आपका क्या है? कैरिबियन देश है। तो याद रखिएगा कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप द्वीप है, जो आजकल क्या बन गया है? राष्ट्र बन गया है, ठीक है। 2021 में यह ब्रिटेन से अलग होकर गणराज्य बना है, ठीक है, मतलब नया देश बना है। पहले ये क्या था? ब्रिटेन के कब्जे में था, ठीक है। हाल ही में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बारबाडोस और भारत के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। क्लियर सी बात है, बारबाडोस और भारत के बीच व्यापार समझौता हुआ है, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि बारबाडोस जो कल का न्यूज में इसलिए है क्योंकि मोदी जी जो है सो फोटो खिंचाए हैं और क्या कहते हैं पुरस्कार लेते हुए फोटो खिंचाए हैं। तो बारबाडोस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कौन सा अवार्ड है? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, जो बारबाडोस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे हाल फिलहाल में मतलब कल में किसको दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। क्लियर है? तो बारबाडोस में मोदी जी ने भी लिया जाकर पुरस्कार, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? कैरिबियन क्षेत्र को गहन से अध्ययन कीजिएगा, छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम सब में पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि डोनाल्ड डक इस टाइम डक 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 वाली पॉलिसी लेकर आ रखे हैं, जो कि मेक्सिको बाल बनाने पर ज्यादा ही कुछ टाइट